बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है ड्राइव केसी एक्सप्रेशन, डिराइव केसी एक्सप्रेशन। और केसी बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, उसकी डेरिवेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये मैक्सिममली आपके पेपर में सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशन कैसे ड्राइव की जाती है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन की हेडिंग डालनी है और डेरिवेशन की हेडिंग के बाद आपने खुद से एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करना चाह रहा हूँ और वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से कि ए मोल्स ऑफ ए, यानी स्मॉल ए बेसिकली मोल डिफाइन कर रहा है और कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट ए है जो कि रिएक्ट कर रहा है बी मोल्स ऑफ बी के साथ। और मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे डबल एरो बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें सी मोल्स ऑफ सी प्लस आपके पास है डी मोल्स ऑफ डी। इक्वेशन जो कंसीडर करने के बाद आपने इस इक्वेशन को डिफाइन भी करना है, एक्सप्लेन करके भी बताना है। वो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँ तो ए मोल्स ऑफ ए reacts with B moles of B produces C moles of C and D moles of D। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि A moles of A reacts with B moles of B produces C moles of C, C moles of C and D moles of D। याद रख लीजिएगा पेपर में लाजमी तौर पर जो आप रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे उसके बारे में लिखना कंपल्सरी है। इनिशियली जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया था उसके बारे में मैंने लिखा भी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास होगा, और मुझे ये भी पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो डायरेक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक आपके पास क्या होगा, रिवर्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग में यहाँ पे डालना चाहूंगा फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड को मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो फॉरवर्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं फॉरवर्ड के लिए अगर मैं यहाँ पे रेट एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ जो रिएक्टेंट्स जो है एक ए है और एक रिएक्टेंट क्या है, बी है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बात याद रख लीजिएगा, ये रिएक्टेंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिए और दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस की साइन आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। याद रख लीजिएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए और इन दोनों के बीच में कोई प्लस की साइन आपने नहीं बनाना। उसके बाद यार बात रहती है बेटा हमारे पास ए के मोल्स भी तो थे और बी के भी मोल्स हैं। इन मोल्स का अब मैं क्या करूँ, इन मोल्स को आपने हमेशा पावर में लिखना है, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर हमने कुछ कंडीशंस डिफाइन किए थे, कुछ इस तरह के थे कि यार प्रोपोर्शनल की साइन जब आप हटा देंगे तो इक्वल्स टू की साइन और एक कांस्टेंट आना चाहिए, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो फॉरवर्ड के लिए तो उस कांस्टेंट के साथ के एफ लिखा जाएगा और बाकी मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और रिवर्सिबल के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो डायरेक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक आपके पास क्या होगा, रिवर्स। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग आपने यहाँ पे रिवर्स लिखना है और रिवर्स को आपने उसकी भी रेट एक्सप्लेन करना है। अगेन रिवर्स के लिए मैं अगर यहाँ पे रेट एक्सप्लेन करना चाहूँ तो रेट ऑफ रिवर्स, तो जो रेट ऑफ रिवर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। याद रख लीजिएगा रिवर्स तब प्रोसीड हो सकता है जब आपके पास प्रोडक्ट्स हो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास एक सी है और एक प्रोडक्ट क्या है, डी है, तो इन दोनों को आपने यहाँ पे लिख दिया। अगेन वही बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यार इन मोल्स का मैं क्या करूँ, इनको आपने पावर में लिखना है, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, डी।
और अगेन प्रोपोर्शनल की साइन आपने यहाँ से हटाना है, तो प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट के साथ आपने आर लिखना है। आर क्यों? क्योंकि रिवर्स है। और बाकी सेम चीजें आपने कॉपी करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। ये दो इक्वेशंस आपने डिफाइन किए या ड्राइव किए, एक फॉरवर्ड के लिए और एक आपके पास के रिवर्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि यार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के रिस्पेक्ट से या लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये डिफाइन करके बताता है कि यार रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो इक्वल है किसके? रेट ऑफ रिवर्स के। एक बात अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ बुक्स के अंदर रिवर्स के जगह में बैकवर्ड भी लिखा गया है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो इक्वल है किसके? रेट ऑफ रिवर्स के। अब इन दोनों के लिए हमने डेरिवेशन ड्राइव की है, इनके स्टेटमेंट भी यानी इनकी डेरिवेशन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल है ये भी मुझे पता है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में बना चुका हूँ। और रेट ऑफ रिवर्स जो है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम डिफाइन कर चुके हैं। तो अब इन दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह हमारे पास क्या होगा? के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद आपने रेट ऑफ रिवर्स है, तो रेट ऑफ रिवर्स की जगह में क्या आएगा? के आर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। ये दोनों आपने लिख दिए। उसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि यार यहाँ कॉन्स्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशंस को तो बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम एक सिंपल काम ये कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दें और कॉन्सेंट्रेशन को क्या करें? एक तरफ कर दें। तो यहाँ पे के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले के एफ अपॉन आपने के आर लिखा, यानी दोनों कॉन्स्टेंट्स को आपने एक तरफ कर दिया, फिर बीच में इक्वल्स टू की साइन बना दिया मैंने। राइट साइड में हमारे पास दो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन सी पावर सी एंड कॉन्सेंट्रेशन डी पावर डी, ये दोनों पहले से राइट साइड में थे। अब लेफ्ट साइड के अंदर दो कॉन्सेंट्रेशन है, एक ए है और एक क्या है? बी है। ये उस तरफ जाके क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। फिर उतने में भट्ट साहब आ गए हमारे सबसे फेवरेट। भट्ट साहब ने बोला यार अगर दो कांस्टेंट्स को आपस में डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज एक कांस्टेंट नंबर है जो कि 10 है और दूसरा कांस्टेंट आपके पास क्या? 2 है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा जो कि क्या है? 5 है। के एफ अपॉन के आर बार बार लिखने की जगह में आप उसके जगह में एक और नया कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और के सी बेसिकली किसके इक्वल होता है? के एफ अपॉन के आर के। तो आप यहाँ पे डिफाइन करके भी बता सकते हैं कि के सी जो है वो किसके इक्वल है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे के सी की जगह में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ जो के अपॉन के आर है उसके जगह में क्या आएगा? के सी आ जाएगा। और के सी इक्वल्स टू, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन सी पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी पावर डी, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। अगर मैं इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को और मिनिमाइज करना चाहूँ तो मुझे पता कि यार सी एंड डी मेरे प्रोडक्ट्स हैं एंड भी आपके पास क्या? रिएक्टेंट्स है। तो बेसिकली केसी जो है वो किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब भी अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप डिवाइड करेंगे किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो वहां पे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? केसी कहते हैं। और ये केसी की एक्सप्रेशन यहाँ तक ड्राइव कंप्लीट हो चुका है। आप जब पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपने यहीं तक करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सवाल हो तो आप कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। इसके साथ अल्लाह हाफिज।